आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 30 मई 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यूक्रेन की ड्रोन यूनिट का रूस के 23 ठिकानों पर बड़ा हमला, मलबे में तब्दील हुए कई फ्यूल डिपो। ईरान ने किया अमेरिकी फौजियों और करोड़ों के हथियार का नुकसान। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक ने दहलाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास इसराइल की जासूसी नाकाम, ईरान ने मार गिराया नेतन्याहू का सबसे कीमती हवाई जासूस। ईरान ने खींच दी समझौते की आखिरी रेड लाइन, अमेरिका को दे दिया अल्टीमेटम। और इसराइल के अंदरूनी इलाकों पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागे जाने के बाद बंकरों में भागे हजारों सेटलर्स। शुरुआत करते हैं इस शो की। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने रात भर चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में रशिया के कई ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले 30 मई की दोपहर तक जारी रहे। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कुल 23 अलग अलग टारगेट्स पर वार किया गया, जिनमें एक ऑयल टैंकर और 2 फ्यूल डिपोट्स भी शामिल हैं रूस के। रिपोर्ट्स के मुताबिक तागनरोग और फ्योदोसिया में मौजूद फ्यूल डिपोट्स पर जोरदार धमाके हुए, जो साउथ रशिया में अहम सप्लाई पॉइंट्स माने जाते हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान तागनरोग एयरफील्ड पर मौजूद 2 Tu-142 हवाई जहाज़ और 1 इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर भी तबाह किए जाने का दावा किया गया। ये वही तस्वीरें हैं जिनको जारी करके यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि 2 जहाज़ और इस्कंदर लॉन्चर हमने उड़ा दिया। रशिया के रोस्तोव रीजन के गवर्नर का कहना है कि इलाके में करीब 50 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर हमले और नुकसान की खबरें सामने आई हैं। रूस का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरा इलाका यूक्रेन के डोनबास बॉर्डर के पास आता है, जहां पिछले लंबे वक्त से दोनों तरफ से, रूस और यूक्रेन की तरफ से, एक बड़ी लड़ाई जारी है। अब मिडिल ईस्ट की खबरों का रुख करते हैं। एक बड़ी खबर सुनिए। कुवैत में मौजूद अमेरिका के अली अल सालेम एयरबेस पर ईद के दिन किए गए ईरान के हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। और इस बार बात सिर्फ हमले की नहीं, बल्कि अमेरिका के फौजी और जंगी साजो सामान के नुकसान की भी हो रही है। 30 मई को आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में ईरान की फतेह 110 मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से करीब 5 अमरीकी लोग जख्मी हुए हैं। इनमें फौजी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग, दोनों तरह के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था, लेकिन उसका हवा से गिरता हुआ मलबा फिर भी अमरीकी अड्डे तक पहुंच गया और इन 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ईरान के इस मिसाइल हमले में अमरीकी आर्मी के करोड़ों रुपए के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी चपेट में आ गए, जिनमें एक पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा। लग रहा है जैसे कुछ झूठ है। मलबा ड्रोन पर भी गिर गया और लोगों पर भी गिर गया। सीधे कहिए कि हिट हुआ है, अगर हुआ है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 दिनों तक अमेरिका की तरफ से इस हमले में हुए नुकसान के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी। हालांकि अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अब तक 14 अमरीकी लोगों की मौत हो चुकी है, 400 लोग जख्मी हुए हैं। ये फरवरी 28 से जो डेटा है उसका बता रहा हूँ। यानी दोस्तों, अगर ये दावे सही हैं तो ईरान के जवाबी हमलों का असर अमरीका की तरफ से बताए गए आंकड़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका अपने असली नुकसान की पूरी तस्वीर कब सामने लाएगा, और क्या आने वाले दिनों में इस जंग से जुड़े और कुछ और खुलासे भी सामने आएंगे। खुलासे आए, नुकसान की तस्वीर आए, लेकिन आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि 28 फरवरी 2026 से जब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी गई और हम 30 मई में इसकी बात कर रहे हैं, तब तक आपने एप्स्टीन फाइल के खुलासों की खबर को शायद ही कभी सुना हो। एप्स्टीन फाइल से होने वाले खुलासे बंद हो गए हैं, सिर्फ जंग की खबरें चल रही हैं। दुनिया का मीडिया मुड़ गया है, दुनिया के मीडिया को मोड़ा गया है। ईरान ने इसराइल को भी नुकसान पहुंचाया है। 30 मई को सामने आई खबरों के मुताबिक देर रात ईरान का आसमान अचानक एयर डिफेंस सिस्टम की आवाज़ों से गूंज उठा। इसके बाद ईरान की तरफ से दावा किया गया कि केशम आइलैंड, यानी केशम नाम का जो ईरान का जजीरा है, उसके ऊपर एक इसराइली ऑर्बिटर ड्रोन मार गिराया गया है। इसराइल का ये ड्रोन उसका सबसे ख़ास हवाई जासूस कहलाता है। बहुत बड़ा सेट है उसका। ईरानी आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट का कहना है कि दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करने के बाद उसे निशाना बनाया गया और कामयाबी के साथ उसे ज़मीन का बोसा करवाया गया। ये उसी के टुकड़े हैं जो फैले हुए हैं, जैसे खा पी कर फैल जाता है कोई।
दोस्तों, ऑर्बिटर कोई मामूली ड्रोन नहीं है। इसे इसराइल अपने दुश्मन के इलाके के अंदर गहरी निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है और इसकी कीमत लाखों डॉलर बताई जाती है। सबसे अहम बात यह है कि ये वाली कार्रवाई केशम आइलैंड के ऊपर हुई, जो हॉर्मोज़ के मुहाने पर मौजूद ईरान का सबसे बड़ा और सबसे अहम जजीरा माना जाता है। कुल मिलाकर ये तो साफ है कि सीज़फायर के बावजूद ईरान पर हमले और ईरान की जासूसी दोनों जारी है। अब सुनिए एक अहम डिप्लोमेटिक खबर। ईरान ने अमेरिका के सामने समझौते की सूरत की रेड लाइन, लाल लकीर खींच दी है। बोले इसके पार नहीं डाला। ईरान का कहना है कि अगर कोई समझौता करना है तो अमेरिका को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें और बार बार बदलता हुआ रुख छोड़ना होगा। यानी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जिस डील को करीब बताते फिर रहे हैं, ईरान उसके बारे में उतना मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा कि किसी भी आखिरी समझौते तक पहुंचने का रास्ता तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें छोड़ दे और अपने बदलते बयानों से पीछे हटे। ये 30 मई की खबर है। अब्बास अराक्ची का कहना था कि ईरान अपने जायज़ हक और अपने कौमी फ़ायदे की हिफाजत के मामले में पूरी तरह डटा हुआ है और इस मामले में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि रात की डोनाल्ड ट्रंप की बैठक बेनतीजा रही जो उन्होंने कैबिनेट के साथ की, लेकिन दूसरी तरफ ईरान बार बार यही दिखा रहा है कि अभी कई अहम मसलों पर दोनों तरफ फैसला होना बाकी है। अब्बास अराक्ची ने ओमान के किरदार की भी तारीफ़ की और कहा कि ओमान ने पूरे मामले में ज़िम्मेदार और बैलेंस्ड रुख अपनाया है और बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाया है। उन्होंने ओमान के खिलाफ अमेरिका की धमकी भरी जुबान पर भी एतराज़ जताया। इसके साथ ही अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मोज़ में जहाज़ों की महफूज आवाजाही के लिए ईरान और ओमान जो कदम उठा रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हैं और पूरी दुनिया के फ़ायदे में हैं। यानी ये लोग सर्विस देंगे, पैसा लेंगे हर जाने वाले जहाज़ से, दोनों मुल्क। दोस्तों, ईरान एक तरफ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर रहा है कि दबाव, धमकियों और एक तरफा शर्तों के तहत कोई समझौता नहीं होने वाला। कुल मिलाकर तस्वीर यही बता रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन आखिरी समझौते तक पहुंचने का रास्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इस समझौते की दिल्ली अभी दूर है। एक खबर इसराइल के अंदर से। इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश हुई है और इस बार हमला लेबनान की तरफ से किया गया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है, 30 मई की खबर ये कहती है कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने साउथ लेबनान में जारी इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। 30 मई को ईरान के प्रेस टीवी ने भी लिखा कि इसराइल के कब्ज़े वाले गलीली इलाके और उसके आसपास कई जगहों पर एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों के बाद कई इसराइली शहरों में सायरन्स बज उठे। हज़ारों सेटलर्स को बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भागते हुए देखा गया, उन्हें जान बचानी पड़ी। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दौर में हिजबुल्लाह की तरफ से कम 8 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से एक किरियत शिमोना शहर में जाकर गिरी या सेटलमेंट में। ये बड़ा इलाका है, यानी साफ है कि टकराव अब सिर्फ सरहद तक नहीं रह गया बल्कि अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहा है और यही वजह है कि दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। इसी ज़मीन से खबर यह है कि हिजबुल्लाह के बहाने इसराइली फ़ौज लगातार लेबनान के आम लोगों को बेघर करके अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है, कब्ज़े की पॉलिसी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के 7 इलाकों में रहने वाले लोगों से 30 मई को ये कहा है कि वो अपने घर छोड़ दें क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जाने हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह की मौजूदगी को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए लोगों को अपने घर छोड़ने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, ये अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब जनूबी लेबनान में पहले से ही हालात ख़राब हैं और आम लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं, घरों को छोड़ रहे हैं। यानी ज़मीन पर तस्वीर ये दिखा रही है कि एक तरफ हमलों का दायरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आम लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि लेबनान के जनूबी हिस्से में डर और अफरा तफरी का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दो खबरें यहाँ से ले लीजिए। Hezbollah lawmaker says no choice but resistance as Israel expands aggression in Lebanon. इसराइल के हमलों का दायरा लेबनान में बढ़ता चला जा रहा है और इसी बीच हिजबुल्लाह के जो लॉ मेकर्स हैं, हिजबुल्लाह का जो एक पॉलिटिकल ब्लॉक है जिसके लोग लेबनानी पार्लियामेंट में भी हैं, उन्होंने कह दिया है कि
सिवाय रेजिस्टेंस के मुकाबले के अब और कोई चारा नहीं बचा है। हम मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे। अब एक ख़बर जो है वो गज़ा से है। 1 person has been killed and several other injured after an Israeli airstrike targeted a Palestinian police post near Al-Manfoloti। दीर अल-बला में ये इलाका आता है जहाँ पर आज इसराइल ने 30 मई को ये एयर स्ट्राइक की। दोपहर 2:11 पर कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने ये खबर दी है। टाइम बता देता हूँ, डेट। कुछ लोगों को मसला रहता है कि भाई पुरानी खबर तो बता देना, कुछ लोग अक्लमंद बनना चाहते हैं। तो ये वहाँ पर हमला हुआ है आज भी दीर अल-बला में, और पुलिस एक चेक पोस्ट थी उसे निशाना बनाया गया, गज़ा की पुलिस को। इसमें एक शख्स मारा गया है जबकि कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलहाल एक खबर तस्वीरों के साथ ये है कि आप जान लें कि फ़लस्तीनियों पर वेस्ट बैंक के अंदर ये नाजायज़ उग्रवादी आतंकवादी किस्म के सेटलर्स, जी इन्हें टेररिस्ट कहा जाता है। ख़ुद इसराइल के अंदर रॉयटर्स कहा जाता है, दंगाई कहा जाता है। इन्हें ऐसा कहने से कभी गुरेज मत कीजिए, क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोग हर वक्त टेरराइज़ करते हैं, दंगे जैसी सूरत हाल बनाते हैं। इनको सज़ा होती है, इनको मिलिटेंट्स भी कहा जाता है, कई जगह ये बैन भी हैं। इन्होंने किस तरीके से, अब ये 30 मई की दोपहर की खबर देखिए, किस तरीके से फ़लस्तीनियों की मेहनत पर अपना वो छोटा सा जो है वो गाड़ी वो चला दी उन्होंने और उसे तबाह कर दिया, उनकी फसलों को। ये इन सेटलर्स की ज़हनियत है। अब इनके साथ अगर कोई गलत कर दे, इनको इनकी ज़ुबान में जवाब देने लगे तो फिर वो टेररिज्म कहलाएगा, लेकिन ये नहीं कहलाता ग्लोबली। हर रोज़ इनकी मज़म्मत होती, हर रोज़ इन पे कहीं ना कहीं से सैंक्शंस लगते हैं, मगर ये बेगैरत मानते नहीं हैं। इनके अंदर कोई गैरत नहीं है। आते हैं, फ़लस्तीनियों की फसलों को रौंदते हैं, उनकी भेड़ों को मारते हैं, उनके जानवर, उनके यहाँ तक कि पौधे भी उठा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं, उनके ज़र वगैरह जो भी मतलब दौलत वगैरह है उस पर भी हाथ डालते हैं, और ये फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाते हैं क्योंकि इनके पीछे खड़ी है इसराइली फ़ौज। इनके पास होते हैं हथियार और फ़लस्तीनी होते हैं निहत्ते। यही सारी कहानी 75 साल की है फ़लस्तीन की, जब उनकी ज़मीन पर बाहर से लाकर ये लोग बसा दिए गए। इनमें से ज़्यादातर वो थे जिनका इस मिडिल ईस्ट से, फ़लस्तीन से, अल-कुद्स से कोई वास्ता नहीं था। ये दूसरे मुल्कों में रहने वाले हमेशा के यहूदी थे, लेकिन लाके बसा दिए गए। तो यही सब कर रहे हैं। बाकी जो ज्यूज़ थे ओरिजिनल, जो हमेशा से फ़लस्तीन में रहते थे, बड़े अमन पसंद तरीके से रहते थे। आज बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का एक सूबा है लांगमान, वहाँ पर एक ट्रक जो है वो पलट गया। इसमें 18 लोग मारे गए और मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 10 बच्चे भी हैं, 18 में से 10 बच्चे भी हैं। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बहुत सी ख़बरें हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ख़बरों को कम रखा जाए ताकि आप तक बेहतर न्यूज़ पहुँचे। हाँ, चलते चलते एक फ़िगर आपको बता दूँ। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने अभी दोपहर 2 बजे के बाद ये छापी है अरबी सोर्सेज़ के हवाले से कि सऊदी अरब ने ये बताया है कि इस साल 17,07,301 हाजियों ने हज का सफ़र किया सऊदी अरब में, और हज करने वो आए। कितनों का मुकम्मल हुआ, कितने उससे पहले फौत हो गए, वो अलग डेटा है। थोड़े से नंबर होते हैं, लेकिन टोटल नंबर जो हाजियों का है वो 17,07,301 रहा, और ये पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़रा सा बढ़ा। इनमें जो बाहर के हाजी थे, सऊदी अरब से बाहर से आए थे, वो लगभग 165 मुल्कों से आए थे। सोचिए 165 मुल्कों से लोग कहाँ आ रहे हैं? सऊदी अरब। और उन आने वालों की तादाद थी 15,46,655। इनमें से 30,000 ईरानी हाजी भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।